अब आपको ये पता लगाना है कि जिन्होंने रिस्पॉन्स किया है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मेल हैं या कितने नंबर ऑफ फीमेल है, या आप प्रोफेशन जानना चाहते हैं कि जिन्होंने ये जो है क्वेश्चनर फिल करा है वो एक प्रोफेशनलिस्ट हैं या फिर बिज़नेस क्लास से हैं, वो किस चीज़ से बिलॉन्ग कर रहे हैं। तो आपके पास डेटा सारा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं इसको कोडिंग में डिवाइड करते हैं और कोडिंग करते कैसे हैं, राइट? कोडिंग है मीन्स क्या होता है? कोडिंग मीन्स असाइनिंग अ कोड, usually a number to each possible response to the each question. देखो आपने है ना कोडिंग खाली रिसर्च में नहीं, आपने पर्सनल लाइफ में देखा होगा नॉर्मली कि जैसे अगर कोई भी अगर आपने कहीं पर अपना एनरोलमेंट कराया किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कराया और वहां पर आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, एक स्पेसिफिक रोल नंबर क्या करते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो एक स्पेसिफिकली कोड होता है। यूनिवर्सिटी जब अपने पास मेंटेन करती है रिकॉर्ड, या कोई स्कूल में आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, कहीं पर भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो आपको एक रोल नंबर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, एक-एक इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स निकालना, पब्लिश करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम अपनी चीज़ को ईज़ीएस्ट वे में कैसे कर सकते हैं? कोडिंग की हेल्प से। जैसे अगर आपने देखा है स्कूल में, कॉलेजेस में कई बच्चों का एडमिशन होता है, तो उसमें जो है ईयर ज़रूर मेंशन होता है उस कोड में, ठीक है? जैसे अगर 22 बैच के हैं या 23, जैसे प्रेज़ेंटली है 24 बैच चल रहा है, तो 2024 तो 24 नंबर उसमें कहीं न कहीं मेंशन ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि वो कोड है ताकि पता चले आगे भी जाकर कि 24 ईयर के डेटा में इस बच्चे ने यहाँ पर ये कोर्स किया था या फिर इस बच्चे का एनरोलमेंट यहाँ पर हुआ था। सेम हम क्या करते हैं रिसर्च में भी अपने जो है कुछ ना जब हम एनालाइज़ करते हैं, तो ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो कोई ना कोई कोड उनको असाइन ज़रूर करते हैं। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग। ठीक है? कोडिंग हम किसमें करते हैं? यूजुअली नंबर में करते हैं। क्योंकि जब हम उसको एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या होता है कोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा चाहिए, क्योंकि क्वालिटेटिव फॉर्म में जो है कंटेंट है, लेकिन जब न्यूमेरिकली डेटा की रिक्वायरमेंट होती है देन कोडिंग इज मस्ट। तो इसकी डेफिनेशन है एज पर द कूपर एंड स्लेंडर के अकॉर्डिंगली कोडिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग नंबर और एनी सिंबल। आप सिंबल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन सिंबल के थ्रू कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज नहीं होगा। हाँ, डेटा रिकॉर्ड करना है अपना तो आप सिंबल के थ्रू भी कर सकते हैं। सॉरी, to answer. So the response can be grouped into the limited number of classes or categories. ओके okay. अब हम दिखाएंगे कोडिंग कैसे करते हैं। देखो ये एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है, जैसे सीरियल नंबर एंड कैटेगरी है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जब हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो वो किस टाइप का क्वेश्चन होता है, वैसे डिकोटोमस क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, पर यहाँ पर हम फोकस है ना क्वेश्चन पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे जो है वो अपने कोड पर करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखो जहाँ पर मेल को उन्होंने असाइन किया, दे आर असाइनिंग 1, यानी कि कोड नंबर 1 असाइन किया है और फीमेल को कोड नंबर 2 असाइन किया है। सेम देखो सेम कैटेगरी है, सेम है। अब इन्होंने क्या करा कि जो एक कोई एब्रिविएशन यूज करे, मेल के लिए एम कोड यूज करना है एंड फीमेल के लिए एफ कोड यूज करना है। और आपके पास मैंने बताया था कि सिंबल के थ्रू होता है। सॉरी, अगर मेल कैटेगरी है तो कैसे कोडिंग करेगी? अपना ये मेल सिंबल के थ्रू, और फीमेल है तो फीमेल, यानी कि आप अपना जो डेटा है इनमें से कोई भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो अगर आप क्वेश्चनर बना रहे हो। लेकिन एनालिसिस के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाला जो है मेल के लिए नंबर 1 एंड फीमेल के लिए 2 ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब तक दो डेटा हमारे पास क्या है न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होगा, क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं होगा, आप उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखिए रूल्स क्या है कोडिंग के, एग्जांपल तो बता दिया। अब रूल्स क्या क्या है? सबसे पहले है एप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, जो हमारे पास क्या है द कैटेगरी शुड बी एप्रोप्रिएट टू द रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखो
हम जब अपना एक प्रॉपर्ली जब डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको कैटेगराइज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चनेयर भी डिफरेंट जो है हमारे पास पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है और फिर आपके टॉपिक और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर इन्फॉर्मेशन मतलब आपके पास कलेक्टेड होती है। अब ध्यान से इस चीज़ पे फोकस करना। जैसे अब आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? आई होप आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्यों होती है। रिसर्च प्रॉब्लम में आपको बेसिकली को डिसाइड करना होता है कि मतलब आपने जो ये टॉपिक चूज करा, चाहे आप लिटरेचर रिव्यू के लिए कोई टॉपिक चूज कर रहे हो, चाहे आप सिनॉप्सिस और थीसिस के लिए कोई टॉपिक चूज कर रहे हो, तो आपके माइंड में ये रिसर्च प्रॉब्लम क्यों आई? जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए थे कि कोई भी अगर स्टडी सपोज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे है और आपने क्या करा, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस चेक करा, राइट? तो अब आपने देखा कि डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस माइक्रो बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर है, माइक्रो फाइनेंस की कुछ इंडस्ट्रीज पर है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस का कोई स्पेसिफिकली आपने सेक्टर ले लिया कि नहीं हम तो इसी एरिया में जाकर करेंगे, तो एक रिसर्च प्रॉब्लम होगी। मतलब आप जब कोई भी रिसर्च करेंगे या कोई भी रिसर्च टॉपिक चूज करेंगे, तो अपनी प्रॉब्लम में क्लियरली आपको मेंशन करना है। या फिर आपने सिनॉप्सिस में कहीं वर्ड पढ़ा होगा रिसर्च गैप, वही रिसर्च प्रॉब्लम से आपका रिसर्च गैप क्रिएट होता है कि आप उस गैप में स्पेसिफाई करेंगे कि आपको ये एक्चुअली प्रूव करना है कि इस टॉपिक पे आज से पहले इतनी कोई स्टडी नहीं हुई है। तभी मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि जो डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कंपनीज आपके पास अवेलेबल है, आप वो मत लेना, आप बिल्कुल अपना अलग लेना। जैसे अगर कोई डेटा आपके पास है, आपने स्टॉक मार्केट के प्राइसेस चेक करी पेट्रोलियम सेक्टर पे और पेट्रोलियम पे स्टडी है, तो आप अपना कोई और सेक्टर भी चूज़ कर सकते हैं। आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है कि जो हम कैटेगरीज़ डिवाइड करते हैं, वो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर। कल भी मैंने एक एग्जांपल इससे रिलेवेंट बताया था कि जैसे अगर आपको कोई हायर एजुकेशन का डेटा रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करेंगे, हायर एजुकेशन की जो एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं, आप उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्कूलिंग लेवल के बच्चों का डेटा ले लें। क्यों? क्योंकि वो इर्रेलेवेंट है स्टडी के लिए। एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए हर चीज़ के लिए, राइट? ओके। अब नेक्स्ट आपके पास है एग्ज़ॉस्टिवनेस। There should be a class for every data item. The researcher often uses the other options. देखो, कई बार क्या होता है कि हमने बहुत सारे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करते हैं या कुछ करते हैं, तो हम क्लासेस देते हैं। लेकिन कई बार देखा होगा आपने ऑप्शन कि हम एक अदर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपने कोई अपना डेटा स्टॉक प्राइस है या शेयर मार्केट से और आपने उसका प्रोफेशन पूछा, ठीक है? प्रोफेशन में आपने बिज़नेस दे दिया, सर्विस दे दी, प्रोफेशन दे दी, प्रोफेशन में मल्टीपल आपने ऑप्शन दे दिए, एडवोकेट है, डॉक्टर्स है, व्हाटएवर जो भी है और एक अदर्स का ऑप्शन होता है। यानी कि आपकी जो है हर एक कैटेगरी वाइज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस अगर कोई उन सारी कैटेगरी में ला नहीं ले रहा, तो वो अदर ऑप्शंस में भी क्लिक करेगा, राइट? ओके। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, स्पेसिफिक आंसर शुड बी प्लेस्ड। स्पेसिफिक आंसर्स क्या होते हैं कि जब हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन म्यूचुअली होते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक स्पेसिफिक ही आंसर प्लेस करना है जहां पर आपको दूर दूर तक और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे लिखा है इन एन ऑक्यूपेशन सर्वे, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर देखो, आपने लिखा हुआ है स्क्रीन पर प्रोफेशनल, मैनेजरियल, सेल्स, क्लेरिकल, क्राफ्ट, ऑपरेटिव एंड अनएम्प्लॉयड, राइट? फिर हमारे पास है कोडिंग, हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन में कैसे करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट जब पढ़ाया था सोर्सेस ऑफ डेटा, तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन के टाइप्स बताए थे। एक तो हमारे पास होता है ओपन एंडेड एंड सेकंड होती है कैटेगरी क्लोज एंडेड, राइट? तो क्लोज एंडेड में क्या होता है कि जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन होते हैं और उसमें से रेस्पोंडेंट को ये क्या कहा जाता है कि आपको इनमें से एक का आंसरिंग करनी है, राइट? So dichotomous or multiple choice question have response category while coding such question. तो न्यूमेरिकल कोड इसमें असाइन किए हैं, देखो। अब इसमें स्क्रीन पे फोकस करना। रिस्पॉन्स की कैटेगरी है यस है, तो वन वन है आपका कोड, डू नॉट नो सेकंड एंड नो के लिए थर्ड। तो आपके पास ये थ्री है।
रिस्पॉन्स की कैटेगरी में। फिर देखो फिर मेल और फीमेल में से आपको कोई रिस्पॉन्स चूज़ करना है, मेल के लिए 1 एंड फीमेल के लिए 2। तो जब हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन जैसे येस एंड नो पर है, तो मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन का फॉर्म अगर येस एंड नो आपके पास गिवन होगा, तो आप पाई चार्ट के थ्रू और परसेंटेज के थ्रू बता सकते हैं। लेकिन जब आपके पास क्या होता है कोड्स होते हैं, यानी कि जब डेटा आप क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आपके पास गिवन होते हैं, राइट? अब देखो इसमें क्या है रिसर्चर शुड रिव्यू ईच ओपन क्वेश्चन एंड एस्टैब्लिश द मीनिंगफुल फुल कैटेगरी। लाइक अब देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी कप्स ऑफ कॉफी टी डू यू ड्रिंक इन अ डे? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो इसमें क्या है इफ रेस्पोंडेंट आंसर और रेस्पॉन्सेज की कैटेगरी है और कोड्स आपके पास असाइन है। अगर आप मोर देन 5 कप्स एक दिन में लेते हैं, तो यू आर द हेवी कंज्यूमर। ठीक है, तो आपका है कोड नंबर 1। अगर आप एक दिन में 2 से 5 जब कप चाय पीते हैं, तो यू आर द मॉडरेटर कस्टमर और आपका कोड नंबर है 2। अगर आप 2 कप से कम चाय लेते हैं या कॉफी लेते हैं, तो आप यू आर द लाइट कस्टमर। और अगर आप क्या करते हैं चाय पीते ही नहीं है, तो यू आर द नॉन कंज्यूमर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो आपका है कोड नंबर 4। तो आप क्या करेंगे जो है जैसे कि अगर आप का आइडिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली हर अपना रिस्पॉन्स करेंगे। कोई हेवी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, कोई लाइट कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, कोई मॉडरेट कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, कोई नॉन कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, डिपेंड। और उसके बेसिस पर जब रिजल्ट्स आएंगे, तो हमारे पास जो कोड्स कलेक्टिव होंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि एप्रोप्रिएट रिसर्च टूल कौन सा यूज हो रहा है इसके अकॉर्डिंगली, राइट? अब हमारे पास इसमें है क्योंकि ये है एडिटिंग और आपके पास था कोडिंग एंड लास्ट इज टैबुलेटिंग। तो अब हमारे पास क्या है कि कोडिंग हो गई है, ठीक है, एडिटिंग भी करा, फिर आपने क्या करा आपको डेटा जो कलेक्ट करा था और उसका डेटा को एनालाइज पर्पस के लिए आपने कोड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं डेटा को टैबुलेशन करते हैं, यानी कि टेबल फॉर्मेट में जब उन डेटा को लिखा जाता है। ठीक है, अ टेबल इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन रोज एंड कॉलम। आपको पता है टैबुलेशन में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो सिस्टमैटिक फॉर्म में अवेलेबल होता है और उसको हम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक चीज का एग्जांपल देती हूँ, आपका अटेंडेंस रजिस्टर। जो भी अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन में अपना अटेंडेंस रजिस्टर आपने देखा होगा, उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। उसमें स्टूडेंट का डेटा क्लियरली मेंशन होता है कि स्टूडेंट है, उसमें कि कितने नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट है, कौन-कौन से डेज में वो एब्सेंट है और कौन से आपके नॉन वर्किंग डेज है। तो टेबल के फॉर्म में क्या होता है सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट। ऐसे ही सेम जब आप रिसर्च का डेटा कलेक्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे उसको टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपने ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने रिसेंटली कितना ग्रो करा लास्ट 10 ईयर में, तो आप कैसे करेंगे? 10 साल की रिपोर्ट देखकर भी आप इतना इजी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यू हैव टू क्रिएट अ टेबल और उसमें क्या करेंगे एक साइड आप ईयर लिखेंगे और ऊपर क्या करेंगे आपके पास हेडिंग आएगी कि इस ईयर में ये नेट प्रॉफिट रहा या फिर ये नेट लॉस रहा। जब 10 इयर्स का डेटा आपके पास आएगा तो यू कैन कंपेयर इजीली। तो टैबुलेशन क्या होता है बेस्ट वे है, एक तो बेस्ट प्रेजेंटेशन वे है और बेस्ट को एनालिसिस करने के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर टैबुलेशन आपके पास डेटा होगा, तो आपको भी स्टैटिस्टिकल जब एनालिसिस करेंगे मतलब कोई प्रॉपर रिसर्च टूल का यूज़ करेंगे, तो आपके लिए ईज़ीएस्ट रहेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट टैबुलेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द रॉ डेटा on completed questionnaire are transformed into the list of needed information। जैसे आपने क्या करा, आपने जब गूगल फॉर्म या फिल कराया अपने क्वेश्चनेयर का या आपने मैन्युअली क्वेश्चनेयर फिल कराए, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब उसको एनालाइज करेंगे कि कितने रेस्पोंडेंट्स थे, कितना था, क्या था, आप इजीली नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर गूगल फॉर्म के थ्रू किया है, वो आपको एटलीस्ट क्या कर सकता है नंबर ऑफ परसेंटेज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स ने कितना रेस्पॉन्स करा और एक टेबल के फॉर्मेट में सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप और अगर मैन्युअली किया है तो आपको बहुत मेहनत से टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाकर क्या होता है जो आपका जो रॉ डेटा होता है वो एक बेस्ट वे में आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक है, एंड पॉइंट नंबर थर्ड इज द पर्पस ऑफ द टेबल इज टू सिंप्लीफाई द प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटेट कंपैरिजन। ये मैंने बताया कि जो टेबल्स के वे में इजीली कंपैरिजन हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगी कंपनी ने सपोज टाटा ग्रुप ने लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर इस साल क्या गेन कर रही है या लॉस कर रही है, या
कुछ क्या डिफरेंसेस है दोनों के डिफरेंसेस में अर्निंग में, ठीक है? तो आपने क्या करा पिछले साल का डेटा का अगर टेबुलर फॉर्म में है तो आप इज़िली उसका जो है नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, मार्केट कैप के बेसिस पर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है एक ही डेटा मैन्युअली निकालने में डिफिकल्टीज़ होती है, राइट? जैसे ये हमने डेटा का एक छोटा-सा वो लिया है कि जैसे ये यूएस की ऑटो सेल का डेटा है 2003 से 7 तक, ठीक है? अब आप देखो कि ये है कैसे, देखो मैन्युफैक्चरिंग में नंबर ऑफ जो प्लेयर्स हैं जैसे इस सेक्टर के वो गिवन है जीएम, फोर्ड, क्रिसिल, होंडा, टोयोटा, निसान एंड अदर्स, ठीक है? और ऊपर क्या है आपके पास मेंशन है नंबर ऑफ ईयर्स जो आपको बता सकते हैं कि किस ईयर में किस जीएम है तो उसकी 2003 में इतना सेल है, 2004 में इतना था, 5 में इतना है, 7 में इतना है। तो आप देख रहे हो कि 7 के अकॉर्डिंगली देखो 7 को कंपेयर करें और हम एज़ अ बेस ईयर अगर 2003 भी लेकर चलते हैं, तो परफॉर्मेंस में क्या है काफ़ी वेरिएशन आ गया। सेम अगर आप फोर्ड मोटर्स का देखो तो 2003 का डेटा प्रेज़ेंट है, 4, 5 एंड 5, 6 एंड 7 देखो 7 में इसका भी परसेंटेज कम हो रहा है। तो आप जो अगर बेसिकली कंपेयर करें तो परफॉर्मेंसेस है जैसे जो है कुछ कंपनी की तो क्या है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली रेज़ हो रही है, पर कुछ कंपनी की क्या है डाउन साइड जा रही है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है टेबल का सोर्स गिवन है, ठीक है? टेबल का सोर्स क्या है कंपनी वेबसाइट और जब आप अपने डेटा को टैब्यूलर करेंगे, तो आपके लिए भी सोर्स लिखना कंपल्सरी है। हर उस टेबल के नीचे या टॉप पर आपको सोर्स लिखना होगा कि जो ये डेटा आपने कलेक्ट करा है, कहाँ से करा है। तभी वो आपकी जो स्टडी है वो वैलिड मानी जाएगी। विदाउट सोर्स ये कंसिडर कर रहा है कि आपने कहीं से डेटा कॉपी पेस्ट किया है। हालांकि डेवलप आपने किया है, खुद क्रिएट की होगी, टैबुलर खुद किया होगा, लेकिन आपको उसमें क्लियरली सोर्स मेंशन करना कंपलसरी है। ठीक है? अब नाउ इज सिग्निफिकेंस ऑफ टैबुलेशन। ठीक है? टैबुलेशन का क्या-क्या इसमें सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट वन इज इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा। जब हमारे पास क्या है डेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और डेटा हम क्या कर सकते हैं उसको सिंपलिस्टिक वे में जब तक नहीं हमारे पास होगा हम उसको एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो हम कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं जब डेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो उसको एक जगह पर लिखा जाता है, सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटीज को लिखा जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस नो होने का मेन रीजन क्या है, ठीक है? तो टैब्यूलेशन कैसे करता है हेल्प हमारे कि इट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा कॉम्प्लेक्सिटी को काफी रिड्यूस करता है, ठीक है? इस फैसिलिटेट द कंपैरिजन। टैबुलर फॉर्म में अगर डेटा अवेलेबल है तो मैंने बताया था आपको कि आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए क्या है बहुत डिफिकल्टी होती है कि आप कंपैरिजन इजीली नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपको 4 कंपनीज का डेटा अगर आपको कलेक्ट करना है और कंपेयर करना है, तो आपने क्या करा 4 कंपनीज का डेटा लिया और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। या तो डेटा टैबुलर फॉर्म में तो इजी वे में हो जाएगा और इन केस अगर टैबुलर फॉर्म में डेटा नहीं है तो क्या करेंगे एक-एक कंपनी के जो है एनुअल रिपोर्ट से डेटा को पहले गैदर करेंगे कंपेयर। तो क्या है वो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है? प्लस लॉस भी है इसमें हर एक चीज का। तो क्या करता है कंपैरिजन बहुत बेस्ट वे में होता है। नेक्स्ट इज इट गिव्स द आइडेंटिटी टू द डेटा। डेटा को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। इट रिवील्स द पैटर्न कि आपके पास क्या है जैसे अगर प्रेजेंटेशंस के बहुत सारे पैटर्न्स गिवन होते हैं तो क्या करता है पैटर्न बताता है कि किस तरीके से, राइट? अब देखो अब स्क्रीन पर है पार्ट्स ऑफ अ टेबल। आई होप मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका आप क्या करें एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसकी फोटो आप ले लीजिए, तो आपको क्लियर रहेगा कि टेबल में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मस्ट है, यानी कि जब आप एक टेबल क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली जब आप हर एक अपने एनालिसिस वर्क के लिए टेबल तो आपको क्रिएट करनी है ही है, लेकिन कौन कौन से जो पार्ट्स हैं आप उन टेबल में रखेंगे जरूर, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका फोटो क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आगे भी याद रहे कि आपको पार्ट्स ऑफ अ टेबल में क्या-क्या चीजें इंक्लूड करनी है। फर्स्ट वन इज टेबल नंबर, ठीक है? जैसे अगर आप टेबल नंबर अब जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। टेबल नंबर में क्या होता है जैसे अगर आपके सिनॉप्सिस में कोई 1 या 2 टेबल बनेगी, ठीक है? लिटरेचर रिव्यू में शायद ही कोई टेबल बने, वैसे तो अगर टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो तो टेबल्स बनेंगे अदरवाइज इतना नहीं है। मैं बात कर रही हूँ थीसिस वर्क की। थीसिस वर्क में क्या है कि जब आप अपना चैप्टराइजेशन करते हैं, मतलब आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, आप अपनी थीसिस लिखना स्टार्ट करते हैं, तब उसमें मल्टीपल टेबल्स आप क्रिएट करेंगे, ठीक है? फ्रॉम चैप्टर 1 से लेकर आपका जो लास्ट चैप्टर है, कंक्लूजन, फाइंडिंग्स एंड सजेशंस में भी हो सकता है।
राइट? अब उसमें क्या कर सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ जो है टेबल्स आपको क्रिएट करनी है। तो अगर आपका पास क्या है, जैसे टेबल आपने फर्स्ट चैप्टर में क्रिएट करी 5, तो आपको हर एक टेबल में फ्रॉम स्टार्टिंग पेजेस से उसको एक नंबर अलॉट करना है। यानी कि टेबल नंबर 1 ये, ठीक है? फिर आपके पास आएगा टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 और जिस तरह करके एंड सो ऑन, और लास्ट तक वो टेबल की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। ये तो हो गई टेबल की बात। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे अगर हम क्या करते हैं या किसी ने डिसर्टेशन किया होगा, तो आपने देखा है बुक्स में और काफ़ी में इंडेक्स एक गिवन होता है। सेम क्या करेंगे, आपको भी इंडेक्स क्रिएट करना है। इंडेक्स एक तो कंटेंट का इंडेक्स होता है कि ये चैप्टर इसमें, एक होता है टेबल का इंडेक्स। तो मैं टेबल वाले इंडेक्स की बात कर रही हूँ, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा टेबल 1, और किस चीज़ से रिलेट कर रही है। जैसे मैं बोलूँ कि टेबल 1 आपके पास है लिस्ट ऑफ कंपनीज़ और बैंक से रिलेटेड है। और उसके जो पैरेलली उसके जो पेज नंबर है, वो आपको मेंशन करने हैं कि ये जो टेबल है वो इस पेज नंबर पे प्रेजेंट है, राइट? तो टेबल नंबर क्या है, बहुत मस्ट है। और आप क्या करेंगे, इस चीज को बहुत केयरफुली एनालाइज करेंगे। जब आप अपना जो बनाएंगे लिस्ट ऑफ टेबल्स, तो उसमें स्पेसिफिक एक्यूरेट पेज नंबर है वो आपको मेंशन करना है। देन उस टेबल में टाइटल आपके पास होना चाहिए। टाइटल ऑफ द टेबल इज मस्ट, कि वो जो टेबल है वो किस चीज से रिलेट कर रही है। खाली टेबल नहीं, तो आपको ये बताना है कि रिलेशन क्या है उस टेबल का, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैप्शन। कैप्शन इज मस्ट, ठीक है? कैप्शन मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको। एक्सक्यूज, यस, हम बात कर रहे थे टाइटल ऑफ द टेबल वाज डिस्कस, नाउ इज कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन इज द टाइटल और द हेडिंग फॉर द टेबल, ठीक है? जिसमें आप क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस टेबल को क्रिएट करने का पर्पस क्या है। तो कैप्शन इज मस्ट फॉर द टेबल, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि जो हर एक टेबल होती है उसमें प्रॉपर्ली हेडिंग और सब कुछ गिवन होता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टफ। स्टफ में क्या होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता है टेबल में, जैसे उसमें जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है और जो रोज है वो गिवन होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो टेबल्स आप क्रिएट करते हैं उसमें क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर उसका पर्टिकुलर्स होते हैं। यानी कि फिर आप क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके लिखते हैं कि इस कंपनी का ये रिकॉर्ड था, ये था। तो दैट इज कॉल्ड स्टफ, राइट? बॉडी ऑफ अ टेबल, आपको पूरा इसमें कंटेंट बताना है कि क्या-क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। हेड नोट्स एंड फुट नोट्स, ठीक है? हेड नोट्स क्या होते हैं, अपर साइड के टेबल पे होते हैं। जो फुट नोट्स होते हैं वो टेबल के नीचे होते हैं, ठीक है? जहां टेबल का एंड होगा, तो क्या करेंगे आप, एज अ फुट नोट उसका सोर्स जरूर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टेड डेटा फ्रॉम सो एंड सो बैंक वेबसाइट। तो ये आपके पास क्या है, पार्ट्स ऑफ अ टेबल गिवन है, राइट? अब हम चलते हैं इसमें। देखो ये आपके पास ये रहा, इसका परफॉर्मेंस स्क्रीन पर गिवन है। सबसे पहले देखो आपके पास हेड नोट में क्या आएगा, टाइटल ऑफ द टेबल, ठीक है? फिर जैसे अगर मैं बोलूँ कि लिस्ट ऑफ अ कंपनीज, आपने टाइटल डाल दिया। सब हेडिंग्स कंपनीज के यहाँ पर नेम आ गए। फुटनोट, फुटनोट में आपको सोर्स डालना है इसमें कि कौन कौन से, जैसे आकर आपके पास 5 या 6 कंपनी के डेटा आपने कलेक्ट करे, तो आप क्या डालेंगे फुटनोट्स में, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेबसाइट ऑफ द कंपनीज, ठीक है? तो यहाँ पर क्या सब एंट्रीज है, ये सब एंट्रीज आ गई। जैसे मैं बोलूँ कि आपने सपोज बैंक का डेटा कलेक्ट करा है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नंबर ऑफ बैंक्स के नेम्स आ जाएंगे। या कोई बेस आप लेकर चल रहे हैं, जैसे ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट उस कंपनी का क्या है, हु इज द सीईओ, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, नेटवर्थ कंपनी का कितना है, दैट इज योर स्टब हेडिंग्स। फिर देखो कॉलम हेडिंग्स आपके पास गिवन है, तो कॉलम हेडिंग्स अगर रिक्वायर्ड है तो आप डालेंगे। मेन बॉडी में क्या होता है, बॉडी में मेन कंटेंट गिवन होता है, यानी कि जो उस टेबल से जो गैदर्ड हो रही है इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला मार्केट कैप, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अब आपके पास जो जितने नंबर ऑफ फिगर्स में गिवन है आप वो मेंशन करेंगे। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ कितना गिवन है, ठीक है? करेंट रेशियोज कितना है, तो रेशियोज की बात करें तो रेशियोज आपको मेंशन करें। तो ये क्या है, मेन बॉडी है। एंड लास्ट में देखो टेबल नंबर 1 गिवन है, जैसे टेबल नंबर 1, तो आपको टेबल नंबर 1 डालकर उसमें करना है। फिर टेबल नंबर 2 है, तो ये डालना है। यानी कि सोर्सेस भी जरूरी है, फुटनोट भी जरूरी, हेड नोट भी, टाइटल ऑफ द टेबल भी, एंड स्टब हेडिंग इज मस्ट आल्सो, राइट? अब देखो इसमें है टाइप्स ऑफ टैब्यूलेशन।
टाइप्स ऑफ टैब्यूलेशन देखो कौन-कौन से होते हैं, हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टैब्यूलेशन होते हैं। फर्स्ट होते हैं यूनिवेरिएट टैब्यूलेशन और एक होते हैं हमारे पास बाइवेरिएट टैब्यूलेशन। यूनिवेरिएट में क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं टैब्यूलेशन में कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल में, ठीक है? और एनालाइज करेंगे सिंगल वेरिएबल को एक टाइम पे। यानी कि अगर हमने ग्रोथ को किसी की फोकस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सिंगल वेरिएबल ही लिखा है तो हम सिर्फ ग्रोथ के ही बात करेंगे और क्या है कंपनीज हम डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं पर वेरिएबल हमारे पास एक ही रहेगा। और बाई वेरिएट और मल्टी वेरिएट में क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं अगर दो है तो बाई वेरिएट टैब्यूलेशन होता है। मल्टी वेरिएट में क्या होता है दो या उससे ज्यादा क्या होता है बाइफरगेशन होता है। ठीक है, ये है यूनिवेरिएट टैब्यूलेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपके लिए चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ और आप अपने ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हम आपके अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर सके। राइट, तो बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्क्रीन पर आपके दिया है और बस मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ आपके लिए। आप अपने रिस्पॉन्सेज दीजिए ताकि जो आपकी एंट्रीज है उसमें रिकॉर्डेड हो जाए। राइट, गुड। आई होप कि कंसेप्ट सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मैक्सिमम जो है कैंडिडेट्स ने रिप्लाई कर ऑल ऑफ द अबव, लेकिन कुछ लोग क्या है कोड्स में जो है थोड़े कंफ्यूज थे। इसमें क्या लिखा है द कोड्स आर रूल्स फॉर डैश डेटा। ठीक है, देखो अब हम कहाँ पर रूल्स करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे इंटरप्रिटेटिंग करने के लिए भी हो सकता है, क्लासिफाइंग भी होता है और उसका कंपोनेंट रिकॉर्डिंग भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ओके, ओके, हम अपना अब जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यस, मैंने टाइप्स ऑफ जो है टैब्यूलेशन ब्रीफ में बताया था, यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट और उसको हम मल्टीवेरिएट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिवेरिएट टैब्यूलेशन क्या होता है। यूनिवेरिएट टैब्यूलेशन काउंट्स वन क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे अगर आपके पास क्या होते हैं जो नंबर ऑफ वेरिएबल होता है यहाँ पर एक ही सिंगल होगा, यहाँ बोलेंगे जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं वहां पर एक सिंगल होते हैं, तभी इसका नेम क्या होता है यूनिवेरिएट। ठीक है, so such a table result in the frequency distribution of answer as number of people who answered in the first response category. ठीक है, number of people who answered in the first। अब देखो सेकंड आपके पास क्या है, जैसे इसमें क्या गिवन है आपके पास व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग मैंडेटरी फिटिंग्स ऑफ एयरबैग जीपीआरएस सिस्टम एंड सीट बेल्ट इन ऑल द व्हीकल्स इन कंट्री। अब देखो आपके पास यहाँ पर गिवन क्या है इन फेवर ऑफ इन डिफरेंट टूवर्ड्स और अपोज टू। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि जैसे कि उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया है, अपने रिजल्ट्स दिए हैं, तो इन फेवर ऑफ में क्या है जो नंबर्स है 55% है, 33.4%। ठीक है, इन डिफरेंट वर्ड्स यानी कि बिल्कुल सब डिफरेंट है उसके तो 31 एंड अपोज कर रहे हैं जितने तो 74 नंबर है यानी कि 46.2% ने रिस्पॉन्ड के लिए ये दिया। यानी कि आपको देखो जो टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है वो आपके पास इस वे में गिवन है। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि हमने जो बात करी वो एक ही चीज के रेफरेंसेस में बात करी है, तो वहीं पर उसका जो नाउन से काउंट्स यानी कि नंबर और टेबल आपके पास गिवन है। अब देखो यहाँ पर दो अप्रोचेस स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी, एक है अप्रोच बी एंड सेकेंड इज अप्रोच सी। तो उनकी क्या है अप्रोच अलग अलग है कि फेवर के लिए इतना है परसेंटेज के लिए इतना है। मतलब आप चाहे तो एक कंपाइल टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना जो डेटा है वो इस वे में दोनों अलग अलग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इन फेवर ऑफ कौन से हैं।
उनके नंबर्स अलग हैं और उनके परसेंटेज अलग है। मतलब अगर हम देखा जाए तो पर्पस एक ही चीज़ के लिए सॉल्व हो रहा है, तो यानी कि क्या है, जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो लिमिटेड रहते हैं, या नंबर ऑफ जो एट्रिब्यूट्स होते हैं वो सिंगल लिमिटेड रहते हैं यूनिवेरिएट में। अब हम बात करेंगे बाइवेरिएट टेबुलेशन की और मल्टीवेरिएट टेबुलेशन की। In bivariate tabulation or multivariate tabulation, the researchers simultaneously tabulate the responses of the two or more questions. जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो क्या करते हैं कि जो उनके एक साथ रेस्पॉन्सेज आते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे टैबुलेट करेंगे। देखो, अब जैसे मैं बोलूं कि सिमिलर रेस्पॉन्स है एक क्वेश्चन के, लेकिन हमने क्या है, ऑप्शन उसमें एक से ज्यादा दिए, जैसे व्हाट इज योर जेंडर, तो मेल और फीमेल, तो कुछ रेस्पॉन्सेस हमारे पास मेल के आएंगे, कुछ फीमेल के आएंगे, लेकिन जब हम कोडिंग करेंगे उनकी, तो हम एक साथ करेंगे, उसका जो टैबुलेशन वर्ड करेंगे वो एक साथ करेंगे, राइट। अब देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ ऑफन यू यूज क्रेडिट कार्ड व्हेन परचेजिंग पिज्जा एट डोमिनोज। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके जो आपके पास थ्री ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, मतलब जब आप इसी कोडिंग करते हैं ना, या तो क्या करेंगे, जैसे टेबल्स में आपने क्या करा, उसके तीनों तीनों ऑप्शन लिखे हैं, फिर नंबर आपको बताना है कि कैसे कैसे उसके रेस्पॉन्डेंट्स आए, यानी कि जितना परसेंटेज आए। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, इन फेवर ऑफ, तो परसेंटेज भी लिखा हुआ है और नंबर भी गिवन है। तो टैबुलिंग तो इसी वे में भी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो से ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने जेंडर बेस पे पूछ दिया, सेकंड हमने पूछा कि हाउ ऑफन यू यूज क्रेडिट कार्ड, आप कितना यूज करते हैं व्हेन परचेजिंग पिज्जाज एट डोमिनोज, तो आपने कहा रेगुलरली, सेकंड ऑप्शन इज ओकेजनली एंड थर्ड वन इज नेवर। तो जो जिस रेस्पोंडेंट के आगे जो चीज क्लियर है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, आंसर प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड फॉर परचेज ऑफ डोमिनोज पिज्जा। तो अब क्या करा उन्होंने, अपने वर्क को एनालाइज करने के लिए, देखो इस वे में टैबुलेट करा डेटा को, क्योंकि सिंपली अगर रिस्पॉन्स आते कि हाँ मैं भी खाता हूँ, मैं भी खाती हूँ, तो क्या होता, कोई रिसर्चर कंफ्यूज हो जाता और डेटा नहीं कर सकता। एटलीस्ट जो टैबुलर फॉर्म में देखो स्क्रीन पे डेटा है, वो क्लियरली क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतने नंबर ऑफ मेल ने रेगुलरली बताया कि 10% जो पॉपुलेशन है वो जो आप पिज्जा खाने जाते डोमिनोज में, तो वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करती है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो 50% फीमेल है। ठीक है, और अगर हम कंपेयर करें तो भी हम इजीली कर सकते हैं कि अगर हम देखें कि मेल के अकॉर्डिंगली रेगुलरली उसमें कि वुमेन्स का परसेंटेज ज्यादा हाई है, यानी कि वुमेन्स जो है वो ज्यादा जो पेमेंट है अपना जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करती है वहां पर। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर अलग अलग डेटा कलेक्ट करोगे तो बिल्कुल एनालाइज नहीं कर पाओगे। जब डेटा आपके पास पूरा टैबुलर फॉर्म पे गिवन है और आप अपनी स्क्रीन पे, तो ये आपके पास होगा। अब देखो सेकंड है, यहाँ पर ऑप्शन हमने सेकंड टैब सेंड किया था, ओकेशनली। ओकेशनली में क्या होता है कि जैसे नंबर आपके पास क्या है, 60, यानी कि 60 मेंबर्स ने ये रिस्पॉन्स किया है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, देखो मेल मेंबर्स का जो टोटल है नंबर में वो 200 है, और फीमेल का भी 200 है। तो यानी कि ये देखा किसके लिए, 200 इसमें मेल है, 200 फीमेल है टोटल में, और 200 में से जो 60 मेल मेंबर्स का कहना है कि वो ओकेजनली क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं डोमिनोज में, और वुमेन्स का क्या रेशियो आ रहा है, 80। तो यानी कि अगर देखा जाए तो 30%, अगर हम इस वे में एनालाइज करेंगे, 30% जो मेल है वो ओकेजनली अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, बट वुमेन्स आर यूजिंग 40%, यानी कि आप वो 40% अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसका वो वहां यूज करती है। अब देखो लास्ट ऑप्शन देखो, नेवर। अब देखो 120 मेल मेंबर्स ने क्या बोला है कि वो ऐसे डोमिनोज वगैरह जगह पर क्रेडिट कार्ड का यूज ही नहीं कर रहे, तो वो आ जाएगा उसमें ऑप्शन नेवर और 120। और फीमेल का क्या है, सिर्फ 20 वुमेन्स का ये कहना है ये। तो अगर हम देखें तो रिजल्ट के बेसिस पर, तो मेल और फीमेल में से कौन सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करता है डोमिनोज में, फीमेल्स यूज कर रही हैं। तो आप उनके नंबर एंड परसेंटेज देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन, जब मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट करा था तो मैंने पूछा था कि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास रिलेवेंट होना चाहिए और आपके रेस्पोंडेंट भी। सपोज इसमें अगर आपने उन लोगों का रेस्पॉन्स लिया जिनके पास क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है ही नहीं, और ना वो क्रेडिट कार्ड है और ना कभी उन लोगों ने यूज किया है, तो क्या आपका रेस्पॉन्स करेक्ट आएगा, नो।
फिर आपकी जो स्टडी होगी उसमें वेगनेस और बायसनेस आ जाएंगे। फिर उसके जो रिजल्ट्स है उससे क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि रिसर्चर ने ज्यादा मेहनत नहीं करी उससे प्रॉपर डेटा को कलेक्शन में। क्लियर? तो आप क्या करेंगे जब आप अपना डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपके पास सिर्फ वही रेस्पोंडेंट होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से या फिर जिस पर्पज से आपने अपना जो स्टडी कंडक्ट करी है सिर्फ वही चीज वो करे। राइट? तो आपके पास क्या यूसेज रेट गिवन है, मेल फीमेल है, नंबर, परसेंटेज, सेम ऐसे जो फीमेल है उसमें नंबर एंड परसेंट आपके पास गिवन है। और आप लास्ट में देखो कि 200 मेंबर का भी टोटल आ गया। देखो 20 प्लस 60 प्लस 120 यानी कि 200% के रेस्पॉन्डेंट्स है एंड फीमेल भी क्या है 200 यानी कि 100% लोगों ने रेस्पॉन्स दिए लेकिन उनके जो ओपिनियंस थे वो बिल्कुल डिफरेंट है। राइट? ठीक है? तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं जो मैंने आपको बार-बार बोला ना कि टैबुलर फॉर्म में डेटा होगा, इज़िली कंपैरिज़न हो सकता है। तो ये एग्ज़ैक्टली यही वे है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ जनरल रूल फॉर टैबुलेशन कि टैबुलेशन के भी यानी कि टेबल्स क्रिएट करने की भी जनरल रूल होता है। अब हम उसमें देखेंगे क्या-क्या जनरल रूल है वो। ठीक है? देखो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर प्रिपेयरिंग अ स्टैटिस्टिकल टेबल। देखो इस जो इसमें इस पर्टिकुलरली अगर आप स्टेज पर आएंगे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टेबल ऐसी ही होनी चाहिए यानी कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज की कोई एज सच कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली अपनी टेबल को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इन कलेक्शन एंड टैबुलेशन द कॉमन सेंस इज द चीफ रिक्विजिट एंड एक्सपीरियंस इज द चीफ टीचर। ठीक है? प्रोफेसर बावले ने देखो कितना अच्छा बोला है कि आपके पास कॉमन सेंस के बेसिस पर कि आपको कैसे जो है अपनी टेबल्स क्रिएट करनी है यानी कि देखो उस टेबल में क्या होता है सब कुछ सारे रिजल्ट सब कुछ अगर इजीली प्रेजेंटेबल है तो बस ठीक है। हमारा पर्पस क्या है टेबल क्रिएट करना और टेबल ऐसी क्रिएट करना है कि जिसमें क्या है सारी चीजें प्रॉपरली क्लियरली है कि अगर कोई भी पर्सन देखे तो उसको समझ में आ जाए। ये पर्पस होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज however the following point should be borne in mind while preparing a table. First is table must contain all essential part कि जिस पर्पस के लिए आपने जो टेबल क्रिएट कर रहे हो वो सारे कंपोनेंट्स वो सारे वेरिएबल सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। जैसे और जो हमारे एसेंशियल पार्ट्स जैसे मैंने अभी आपको एक परफॉर्मर दिखाया था लाइक टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, कैप्शन सब कुछ उसमें गिवन होना चाहिए। राइट? टेबल शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड बहुत इजीली बनाना ताकि बहुत इजीली समझ जा सके। नेक्स्ट इट शुड आल्सो बी द कॉम्पैक्ट कंप्लीट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल होना चाहिए। देखो अब जैसे मैंने प्रीवियस टेबल दी और अगर आप इसको बैठ कर ध्यान से देखो तो क्या ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं? ठीक है? जैसे अगर आप उसको देखो इस टेबल को तो आपको डेटा समझ में आ जाएगा कि मेल और फीमेल के रेस्पोंडेंट्स है, नंबर नंबर रेस्पोंडेंट्स कितने हैं, क्वेश्चन देखो ऊपर टॉप पे लिखा है कि पर्पस क्या है। मैंने बताया था पर्पस होना चाहिए उसमें और ये बस इसमें सोर्स इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सोर्स अगर हो जाए तो आप लिख सकते हैं कलेक्टेड डेटा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर फ्रॉम द सो एंड सो रेस्पोंडेंट्स। तो आप अपना सोर्स अपना भी है। अगर आपने खुद मेहनत करके डेटा कलेक्ट करा है तो आप उसको भी रेफरल करेंगे। राइट? अब आप देखो इसमें यस इट शुड बी कॉम्पैक्ट कंप्लीट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टेबल शुड बी इन प्रॉपर साइज। बहुत ज्यादा अगर बड़ी टेबल हो रही है तो लैंडस्केप फॉर्म में करो। अगर उससे भी ज्यादा बड़ी हो रही है टेबल तो अगर वो एडजस्ट नहीं हो पा रही तो हो सकता है कि आप एक से दो टेबल्स को क्रिएट करें वो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट? Next is indicate a zero quantity by a zero and do not use zero to indicate such information which is not available. जैसे अगर कोई information अगर not available है तो आप क्या कर सकते हैं कि जीरो क्वांटिटी को जीरो से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ठीक है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वन शुड राइट n डॉट a एंड इंडिकेट बाय द डैश यानी कि टेबल में अगर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप n डॉट a भी कर सकते हो और डैश भी लगा सकते हो कि यहाँ पर ये चीज अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा डेटा आपको मिल जाए। कई बार आपको ये सारी डिफिकल्टीज और फेस करनी पड़ती है। ठीक है? जैसे मैं बोलूँ कि अगर कोई चीज में अगर आपकी वैल्यू जीरो आ रही है तो जीरो भी आप टेबल में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज का डेटा नहीं है तो आप एन डॉट ए लगाइए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी डैश लगा दीजिए और फिर उस डैश के नीचे बता दीजिएगा कि टेबल के लास्ट में कि यहाँ क्या है इसमें।
ठीक है? काफ़ी बार आपने देखा भी होगा कि नोट्स में वो सारी चीज़ें गिवन होती हैं, राइट? नेक्स्ट वन इज़ डिटो मार्क्स। देखो डिटो मार्क्स आपके पास गिवन है। डिटो मार्क्स शुड बी अवॉइडेड इन द टेबल। Similarly, the expression etc should not be used in the table. टेबल में कभी भी एक्सेट्रा नहीं होता। जब आप क्या होता है कोई भी कंटेंट को रनिंग फॉर्म में देते हैं तो आप एक्सेट्रा यानी कि 2-3 एग्जांपल देने के बाद यूज कर सकते हैं। बट टेबल में ये सब यूज नहीं होगा। ठीक है? टेबल शुड नॉट बी ओवरलोडेड विद द डिटेल्स। कई बार क्या होता है जो फिगर्स होता है वो 8 या 10 फिगर्स में होती है, तो ओवरलोडेड मत कर देना। जैसे मैंने बताया था आपको कि टेबल के टॉप पर लिख दे कि रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन करोड़। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं। तो टेबल शुड नॉट बी ओवरलोडेड विद डिटेल्स। ठीक है? नेक्स्ट देखो, एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड। टेबल्स में एब्रीविएशन एब्रीविएशन यूज बिल्कुल नहीं करनी है, पर्टिकुलरली इन टाइटल्स एंड सब टाइटल्स में। ठीक है? आपको बिल्कुल एब्रीविएशन का यूज नहीं करना। ठीक है? एंड द लास्ट पॉइंट इज इन ऑल द टेबल द कैप्शन एंड स्टब्स शुड बी अरेंज्ड इन सम सिस्टमैटिक मैनर। द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन मे बी अल्फाबेटिकली और chronologically और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो जो टेबल है उसमें जो कैप्शंस हैं, स्टब्स है, वो प्रॉपर्ली अरेंज होने चाहिए, प्रॉपर यानी कि सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि जो आपका जो प्रेजेंटेशन है और उसमें भी जैसे कोई सीक्वेंस अगर रिक्वायर्ड है, जैसे अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकली करना है, तो वो सारी चीजें गिवन होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक रूल्स हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जनरल रूल्स थे आपके पास। ठीक है? इसके बाद मैं क्रॉस टैब्यूलेशन रिवाइज करूंगी। एक बार स्क्रीन पर रूल्स है, आप प्लीज इसे एक बार रीड कर लो। अगर कोई पॉइंट में डाउट है तो फिर हम और डिस्कस कर लेंगे इसमें। स्लाइड और सॉरी स्किप हो गई थी इसमें। ये देखिए इसमें क्या है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी मेंशन इन अ हेड नोट। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेबल्स में अगर फिगर्स है इन थाउजेंड, इन करोड़, तो वो आपको क्या है, हेड नोट में ही मेंशन करने हैं। ठीक है? यानी कि रुपीज इन थाउजेंड नोट है। और नेक्स्ट पॉइंट इज द फिगर शुड बी द राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड और थाउजेंड और लैक्स। अगर जैसे अगर अमाउंट आ रहा है जैसे 1099, ठीक है, 0.9, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 1100 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि जो फिगर्स है अगर वो थोड़ा बहुत उसको राउंड ऑफ करना चाहे, तो जैसे अगर वो 100 के नियरेस्ट 100 हो, थाउजेंड या लाख के, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत जो है फिगर्स में हो सकता है राउंड ऑफ। And last point is there should be a proper title of each table. It should tell what exactly the table presented. ठीक है? जैसे अगर मैं आपके सामने कोई स्क्रीन पे डेटा रखूं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका टाइटल रीड करेंगे, तभी तो समझ में आएगा। डायरेक्टली टेबल थोड़ा ना पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो जो टाइटल है वो बिल्कुल जो है क्लियर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, तभी क्या है जो प्रॉपर है वो वे में समझ में आएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस टैब्यूलेशन। ठीक है? क्रॉस टैब्यूलेशन में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम करते हैं। कि जैसे आपने देखा है जो एक स्क्रीन पर एक फिगर आ रही है जो थोड़ी बहुत हाइलाइटेड फॉर्म में गिवन है। ठीक है? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो टेबल का जो डेटा है वो रोज और कॉलम दोनों के बेसिस पर हमें उसमें क्या करना है, प्रॉपर उसको एनालिसिस का करना है। ठीक है? जो हाइलाइटेड पार्ट देखो उसमें येलो है और ग्रीनिश पार्ट है इसमें। तो यानी कि जो क्रॉस टेबुलेशन होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, समराइज बहुत सारी कैटेगरीज का करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, कंटिजेंसी टेबल्स भी कहते हैं। ठीक है? थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रॉस टेबुलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस दैट समराइज द कैटेगोरियल कैटेगरी टू क्रिएट द कंटिजेंसी। जो है टेबल्स आपके पास गिवन होती है। ठीक है? राइट? उसके बाद है क्रॉस
tabulation is a technique for comparing the data for two or more category variable। यानी कि एक बार तो हम कंपैरिजन, जैसे मैंने पिछली टेबल्स में दिखाया था, एक सिंगल चीज के बेसिस पे कंपैरिजन है, पर क्रॉस टैब्यूलेशन में क्या होता है कि हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का भी कंपैरिजन कर सकते हैं एक साथ, राइट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस टैब्यूलेशन प्रोवाइड अ बेसिक पिक्चर ऑफ द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड कैन हेल्प फाइंड द इंटरैक्शन बिटवीन देम। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या इंटर रिलेशंस है, कंपेयर तो करेंगे करेंगे, पर रिलेशनशिप्स भी कंपेयर कर सकते हैं जैसे बेसिक पिक्चर के थ्रू। ठीक है। तो यानी कि क्रॉस जो टैब्यूलेशन होता है, यानी कि अगर हमें कोई कॉमन वेरिएबल्स है उसमें हमें ये देखना है कि उसमें जो कंपेयर डेटा कैसे होगा और प्लस सिमिलैरिटीज क्या-क्या है, तो वो चीज़ भी हम क्या कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट, while a frequency distribution describe one variable at a time, but जो क्रॉस टैब्यूलेशन क्या कर सकता है, टू और मोर वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, आप देखो इसमें क्या है, नीचे एक एग्जांपल है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द वन वेरिएबल सच एज ब्रांड दैट इज रिलेटेड टू द अनदर वेरिएबल जेंडर। तो आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी डिटरमिन्ड बाय द क्रॉस टैब्यूलेशन। अब देखो इसमें क्या है, दो वेरिएबल्स है, एक जेंडर है और एक ब्रांड है, और जो टेबल्स क्रिएट करी जा रही है वो इन दोनों के बेसिस पे क्रिएट की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ब्रांड लॉयल यूजर, मतलब ब्रांड लॉयल यूजर्स आर मेल। तो आपका ये हो गया ब्रांड, ब्रांड का भी आंसर आ गया और कौन कौन से भी, मतलब ये हो गया। ठीक है। इस familiarities with the new products related to the age and education level। ठीक है। Is product use heavy user, medium user, light user and non-user related to the interest in outdoor activities like high, medium and low। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस टैब्यूलेशन के जो डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि खाली पहले क्वेश्चन था कि मतलब आपका जेंडर क्या है, तो मेल एंड फीमेल, लेकिन अब हमने क्या करा, ब्रांड से रिलेटेड भी पूछा कि जो है ब्रांड, मैंने तो ब्रांड लॉयल यूजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और मेल तो बता सकते हैं कितने परसेंटेज जो मेल है वो ब्रांड लॉयल यूजर्स है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। कल हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस टैब्यूलेशन। तो थैंक यू वेरी मच।